रेडियन पूछा, स्टेरेडियन पूछा। काइंडली आप बताएंगे कि आपने किस तरह से रेडियन और स्टेरेडियन को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था? मैंने अब देखा है कि बाकी भी रिकमेंडेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो इंटरव्यू के नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं, उसमें आपके मार्क्स का काफ़ी गैप है। तो वो गैप मैं उसकी वजह पूछना चाह रहा हूँ। कोई भी एक क्वांटिटी है उसका आप चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ये बॉल पेन है, अगर आप इसको एक किनारे से हीट करना शुरू करेंगे तो अगर ये मेटल है तो ये किनारा इसका ज़्यादा हीट हो जाएगा जहाँ से आप हीट कर रहे हैं और दूसरे किनारे तक हीट फ्लो करेगी। अब आप देखना चाह रहे हैं कि ट्यूनिंग वाले से कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है? कॉन्फिडेंस इनका बड़ा अच्छा सा आंसर दिया। मैं समझता हूँ स्टेरेडियन का इंटरव्यू में अगर कोई पूछ लेता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन बनती है कि अब मैं कैसे एक स्फीयर बनाऊं, जो कि कॉमन एक डेफिनेशन बनी है जो कि हम एफएससी में पढ़ते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फसीर रहमान और आप देख रहे हैं नुसरत फाउंडेशन। आज मैं आपकी मुलाकात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से 2022 में लेक्चरर फिज़िक्स में जो टॉपर हैं उनसे करवाऊंगा, जिनका नाम है सैयद ज़ैन महमूद साहब। सैयद ज़ैन महमूद साहब का ताल्लुक़ गुजरात से है और आज की इस वीडियो में उनसे बहुत से सवालात करेंगे रिलेटेड टू द रिटन टेस्ट और स्पेशली जो इंटरव्यू में हम किस तरह से इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाने चाहिए ताकि इंटरव्यू एक अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल बेहतरीन और बहुत शुक्रिया आपकी नुसरत फाउंडेशन का जिन्होंने ये सेशन जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक कंडक्ट किया। और मैं आपका चैनल विज़िट करता रहता हूँ, वहाँ पे इस तरह का कांटेक्ट अक्सर स्पेशली फ़िज़िक्स के हवाले से, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी फ़िज़िक्स के हैं, तो उस हवाले से मिलता रहता है। थैंक यू। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू सेंटर जो हैं वो भी मैटर करते हैं। मीन्स कि अगर आप लाहौर को देख लें तो कंपैरेटिवली समझा जाता है कि लाहौर इजी टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सरगोदा सेंटर या फैसलाबाद सेंटर या रावलपिंडी। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जिस तरह हम बचपन में भी, या बचपन में नहीं, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में जब हम खुद एफएससी में होते हैं तो हमारे यहाँ एक पॉस्चर, एक थाट पाई जाती है कि जी फ़लाँ बोर्ड डिफ़िकल्ट है, जी गुजरावाला बोर्ड डिफ़िकल्ट है, पिंडी बोर्ड आसान है, या कोई और लाहौर बोर्ड बहुत आसान है या डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह की चीज़ें पाई जाती है। वही सेम सिनेरियो जो है वो यहाँ भी पाया जाता है। लेकिन इसमें अगर आप मेरी थाट पूछना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि इंटरव्यू बेसिकली आपका, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आपकी शख्सियत कैसी है, आप अंदर से कैसे हैं, आपका इंटेलेक्ट कैसा है, इस चीज़ का एक कह ले के एग्ज़ाम होता है, एक फ़ेस टू फेस एग्ज़ाम होता है। और वो बहुत ज़्यादा इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो कौन है। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले फसी साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि हमारे अभी जो सिलेक्शन हुई थी उसमें टोटल आई गेस 72 लोग थे, जिनमें से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक ख़ास इन्फ्लुएंस रखती हैं। अगर आप पिंडी सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, कॉलेजेस में टीचर्स भी हैं, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स भी हैं। अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो वहाँ ज़्यादातर इन्फ्लुएंस पंजाब यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि दोनों हमारे पाकिस्तान की एक मानी हुई यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो आम तौर पे ये थाट पाई जाती है कि यहाँ पे अगर आप पिंडी सेलेक्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाला होगा उनमें कोई ना कोई आपकी यूनिवर्सिटी का होगा या एक सेम सॉर्ट ऑफ थाट प्रोसेस उनमें होगा, और जो लाहौर में होगा उनमें मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का होगा। ये एक मैं कहूँगा कि एक थाट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑलवेज़ ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना दुरुस्त है या गलत है, ये हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ कह रहा हूँ कि चांसेस होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा कॉलेजेस के सीनियर प्रोफेसर्स भी होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स भी होते हैं, और बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी होते हैं। अब जब आप इंटरव्यू दे के आते हैं तो आम तौर पे जिस तरह एग्ज़ाम से बाहर निकल कर स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा वो गलत हो गया। इसी तरह जब आप इंटरव्यू से निकलते हैं तो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स कि भाई आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया।
तो एक आइडिया वहाँ से ये मिलता है कि जिस सेंटर में कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स इंटरव्यू लेने के लिए आए होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस एफएससी या बीएससी से पूछ रहे होते हैं, और जिस सेंटर में यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर आया होता है इंटरव्यू लेने वो ज़ाहिर है फिर ज़रा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा होता है। लेकिन ये जो चीज़, ये जो डिफरेंस है दोनों में, ये आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कम हो रहा है कि जब से हमारी गवर्नमेंट ने बीएससी को एडीपी एसोसिएट डिप्लोमा प्रोग्राम कह दिया है और कॉलेजेस के अंदर जो है वो बीएस प्रोग्राम शुरू कर दिए 4 साल प्रोग्राम, तो तब से ये डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड अ कॉलेज टीचर ये थोड़ा गैप कम हो गया है। तो अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी सेंटर में अगर कॉलेज के टीचर आ रहे हैं या आपको पहले से पता चल गया कि वहाँ पे कौन आ रहा है तो आप कहें जी मैं वही सेंटर सेलेक्ट करूँगा कि जहाँ पे कॉलेज के टीचर आ रहे हैं या मुझसे बड़े हाई लेवल क्वेश्चन ना पूछे जाएँ, तो वो चीज़ अब मिनिमाइज़ हो गई है। सही है। जैसा कि आपने अभी बात की है ना कि किसी भी मतलब टॉपिक से पूछ सकते हैं, किसी भी लेवल से पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें ओवरऑल ही प्रिपेयर करके जाना चाहिए। मींस कि हमें इंटर से लेके मतलब बेसिक लेवल से लेके मास्टर के बेसिक कोर्सेज को भी टच करना चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो जहाँ से आपने इंटरव्यू की एक तरतीब तो बता दी, अब अगर आपसे जो क्वेश्चन हुए थे टेस्ट के बाद जब आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में जो आपके पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हुए थे काइंडली अगर आप वो बता दें और किस तरह से आपने उन क्वेश्चन का आंसर किया, क्योंकि मैंने देखा है कि बाकी भी रिकमेंडेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो इंटरव्यू के नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं, उसमें आपके मार्क्स का काफ़ी गैप है। तो वो गैप मैं उसकी वजह पूछना चाह रहा हूँ कि आपसे ऐसे क्वेश्चन किए गए, कौन से क्वेश्चन किए और किस तरह से आपने उसका आंसर किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वे ऑफ डिलीवरिंग दैट आंसर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहले तो ये है कि कौन कौन से क्वेश्चन किए वो आप वन बाय वन बता दें, फिर किस तरह से आपने उसको आंसर किया उन क्वेश्चन को, तो वो अगर बता देंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक क्या लें कि एक मोस्ट पॉपुलर चीज़ जो है वो है यूट्यूब। उसके पैरेलल में आपके पास बहुत सारे पॉडकास्ट के सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बहुत सारे पॉडकास्ट की जाती हैं, कुछ मज़हबी की जाती हैं, गेम से रिलेटेड की जाती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड की जाती हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो पॉडकास्ट सुनते हैं। ज़्यादातर लोग यूट्यूब देखना पसंद करते हैं। इसकी बेसिक रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है कि पॉडकास्ट से आप सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें देखने वाली कोई चीज़ नहीं होती। आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं फ्री बैठे हैं तो आप कानों में हेडफोन लगाएं और पॉडकास्ट सुने, आप उससे नॉलेज गेन करें। लेकिन ज़्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम सिर्फ सुने नहीं, हम देखें भी। या आप बाज़ दफ़ा कोई मजहबी क्वेश्चन जो है वो पोस्ट लिखते हैं यूट्यूब पे, उसका जवाब आपको मिलता है, तो बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कोई वीडियो ऐसी होती है जिसमें चल कुछ नहीं रहा होता, सिर्फ थंबनेल लगा हुआ है और पीछे किसी की आवाज़ आ रही है, तो फ़ौरन बंदा उसको चेंज करके कोई ऐसी वीडियो लगा लेता है जिसमें बंदा भी नज़र आ रहा हो बोलता हुआ। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो देखने के साथ सुनने के साथ देखने और अगले बंदे के पास्चर, उसके एक्सप्रेशन को भी ग्रैस्प करने को अम्यूज़मेंट समझती है। अब यही चीज़ होती है इंटरव्यू में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूं बैठ के उसको जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे रिपोर्ट बैठा हुआ है, सख्ते में बैठे हुए हैं, जवाब दे रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव गेस्चर नहीं समझा जाता और अगला बंदा उसको उस तरह से परसीव भी नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने साथ उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि आपके बॉडी गेस्चर और एज अ होल एनवायरनमेंट आपके साथ उसको प्रेजेंट कर रहा हो, तो ये एक बेटर वे है किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। मीन्स कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्लैट आपका एक्सेंट नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आंसर के साथ मूव करें। मीन्स कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि बाज़ दफ़ा आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या समथिंग, वो टीवी देख रहा होता है ना, तो कार्टून में अगर कुछ हो रहा है वो साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे रहा होता है, या वो गेम खेलते हैं उसने कुछ चीज़ मोड़ी है वो साथ खुद भी लेफ़्ट राइट हो रहा है। बेसिकली वो उसके अंदर इतना इंगेज हुआ है कि उसके बॉडी एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ फ्लो में चल रहे हैं। तो इसी तरह जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ। नॉलेज आपने जो दिखाना था वो आप अपने रिटन टेस्ट में दिखा चुके हैं। वो ये जानते हैं कि आप में कुछ है तो आप रिटन टेस्ट क्लियर करके आए हैं, क्योंकि रिटन टेस्ट कोई आसान चीज़ नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं, बल्कि मैक्सिमम जो लोग हैं
वहीं पे रह जाते हैं। तो जब आप रिटन टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू में आ गए हैं तो उसका मतलब नॉलेज आपका ठीक है। अब उन्होंने ये टेस्ट करना है कि क्या आप अपने कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकते हैं, क्या आप स्टूडेंट को एंगेज कर सकते हैं, क्या आप स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरेशनल हो सकते हैं, क्या आप एक एनर्जेटिक टीचर हैं या बिल्कुल फ्लैट आपका बिहेवियर है, क्या आप चार्मिंग हैं, क्या आप स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी वो जज कर पाएंगे जब आप उस माहौल में कंफर्टेबल होंगे और अपने आप को फुली प्रेजेंट कर रहे होंगे जैसे कि आप हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हरगिज़ वहाँ पे वो बनने की कोशिश ना करें जो कि आप नहीं हैं, क्योंकि फेकनेस बड़ी जल्दी पकड़ी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप किसी से मशवरा लेके चलें कि मेरा इंटरव्यू है तो मुझे काइंडली गाइड कर दो, तो वो जिससे आप मशवरा ले रहे हैं वो आपको अपने लिहाज से बता दे कि भाई मैंने तो ऐसे ऐसे एक्ट किया था, तो आप भी उसी की कॉपी करना चाहें तो वो आपके लिए एडवर्स हो सकता है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी वो वैसे ही हो जो प्रीवियस कैंडिडेट जो कि रिकमेंड हुआ है, जिससे आपने मशवरा लिया है, उस लिहाज से आप भी रिकमेंड हों, बिकॉज आप अपने आप को नहीं कॉपी मतलब रिप्रेजेंट करें, आप उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कॉपी नहीं करनी, अपने आप को ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। बिल्कुल ऐसा ही है, रियल रहें, किसी को कॉपी नहीं करें। और सबसे पहले मैंने यही बात किया है कि इंटरव्यूअर का या कोई एक्सपीरियंस किसी दूसरे से पूछ लेने का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपसे भी कुछ इसी तरह का जो वो सेटअप होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा नहीं भी होता। तो आप रियल रहें। एक तो फेक होना इटसेल्फ पकड़ा जाता है बंदा, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि जिसका आप फेक कर रहे हैं, जिसको आप मोक कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट कुछ और हो, आपका एनवायरनमेंट कुछ और। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ी सी और भी बात है ना, लेट्स सपोज जैसा कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं थोड़ा सा तेज़ बोलते हैं, लेकिन शायद काफ़ी तेज़ बोलते हैं। अब अगर कोई उसको ये बता दे कि आप थोड़ा सा तेज़ बोलते हो, आप तेज़ बोलने की वजह से कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर सकते या नहीं करते, तो उसको उस पर वर्क करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मतलब रियल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने वो फ्लैटनेस पे हो तो बस फ्लैटनेस पे रहना, उसको अपना घर नहीं समझना। हाँ, इतना मींस कि अगर आपको ये पता चल गया है कि ये आपकी वीकनेस है, अब उस वीकनेस को आपने रेक्टिफाई करना है, उस वीकनेस पे आपने वर्क करना है, उसको अपने लाजमी तौर पे जो है ना वो अपने वो क्या कहते हैं ना बॉडी में से या अपने एक्सेंट में से उसको रिमूव करना है, ताकि आप इफेक्टिवली इंटरव्यू में डिलीवर कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इंटरव्यू का टाइम बहुत शॉर्ट है, मतलब 10 मिनट से लेके हार्डली 20 मिनट्स तक होता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बड़ा इफेक्टिवली और कंसाइज किस्म का आंसर देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने लंबी सी जो है ना वो दास्तान शुरू कर दिया, तो वो किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल पूछ लेते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। अब न्यूटन सेकंड लॉ एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन किस तरह से डिलीवर किया जाए कि अगले को इफेक्टिव भी लगे और आपने शॉर्ट टाइम में उसे डिलीवर भी कर दिया। इसको मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके जवाब में मैंने एक वर्ड यूज़ किया, ग्रेडियंट। तो पहली बात यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक क्वेश्चन को इस तरह से उसका आंसर बाज़ दफ़ा देना चाहिए कि उसमें से कोई ऐसी चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवा दें कि जो आपको आती हो और आप एक्सपेक्ट करें कि अगला आपसे वही पूछे। मिसाल के तौर पे आपसे किसी ने, अब जिस तरह मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो इटसेल्फ मुझे शायद याद नहीं है, लेकिन उसके आंसर में मैंने जो बताई बात, उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया ग्रेडियंट। अब वो आगे ग्रेडियंट का उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि ग्रेडियंट क्या होता है। अब अगर मेरे पास चॉइसेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ ग्रेडियंट जो है वो 3 डायमेंशनल और समथिंग कोई इक्वेशन बता दूँ जी, वो कर ली एक्स ओवर कर ली ओवर कर लिया एक्स आई कर ली ओवर कर ली वाई। दिस इज़ रियली अ बैड आइडिया टू डू दिस इन योर इंटरव्यू। आप क्या करें, उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस बयान करें। टेबल पे मेरे सामने एक मार्कर पड़ा हुआ था, तो मैंने एक मार्कर वहाँ से उठाया और मैंने उनको बताया कि ग्रेडियंट ये चीज़ है कि आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी है, उसका आप चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ये बॉल पेन है, अगर आप इसको एक किनारे से हीट करना शुरू करेंगे तो अगर ये मेटल है तो ये किनारा इसका ज़्यादा हीट हो जाएगा जहाँ से आप हीट कर रहे हैं, और दूसरे किनारे तक हीट फ्लो करेगी। अब आप देखना चाह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्टेंस, कि जैसे जैसे आप इसके लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो उस हिसाब से टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है, ये ग्रेडियंट है। तो इस तरह से मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। एंड वैसे एक चीज़ मैं आपको यहाँ और भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना, तो एट द स्पॉट आप इंटरव्यूअर के फेशियल एक्सप्रेशन से ये जज कर सकते हैं कि उसको आंसर पसंद आया या नहीं।
तो इस तरह अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस पे फोकस किया जाता है। तो फ़िज़िकल यहाँ पे एक और चीज़, आज के दौर में मैंने पहले भी अर्ज़ किया, बहुत सारे ऑथर्स ने ये काम किया है कि बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, इल्मी है, स्कॉलर है, मुख्तलिफ पब्लिशर हैं जो आपकी पूरी बुक में से पीछे 10-10 साल के पेपर्स उन्होंने सॉल्व करके दिए होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। देन व्हाई इज़ देयर द नीड ऑफ अ टीचर? टीचर की नीड ये है कि वो आपको हर एक फ़िज़िकल सिस्टम का फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस समझाए, उसकी अहमियत समझाए। वहाँ इंटरव्यू में भी आपने यही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उन्होंने आपसे कोई चीज़ पूछ लिया और वो उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं भी बनती तो आप बताने बैठ जाएं। उसकी बेसिक डेफिनेशन ज़रूर बताएं, उसका बेसिक कंसेप्ट ज़रूर बताएं, और अगर उसके साथ कोई फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस जुड़ी है तो वो आप ज़रूर डिस्कस करें। सही है। तो अगर आप इंटरव्यू की स्टार्ट बता दें अपना, जो जैसे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, आपसे पहला क्वेश्चन क्या किया गया, तो पहले क्वेश्चन पे आपने किस तरह से रिस्पांस किया, आप अगर 1 बाय 1 अपने इंटरव्यू की पूरी एक स्टोरी सी बना के बता दें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, एक तो सबसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो ऑलमोस्ट ऑल कैंडिडेट से किया जाता है, और वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और जो पूछने वाले होते हैं वो होते हैं चेयरमैन साहब। अब उन्होंने पूछना है इसको इस तरह से होता है कि आपको वो चॉइस दें। चॉइस देने से मुराद ये है कि अगर सिंपली आपको को पूछ लेता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अब उन्होंने इंग्लिश में पूछा, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आप इंग्लिश में जवाब दें। अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि अपना तारुफ़ करवाएं, उन्होंने उर्दू से पूछा, ये एक अच्छा गेस्चर समझा जाता है कि जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप उस लैंग्वेज में उसका जवाब दें। बाज़ दफ़ा ये भी सुनने को मिलता रहता है कि बाज़ दफ़ा इंटरव्यूवर ख़ुद कह लेते हैं कि भाई इंग्लिश बोलें, लेकिन ऐसा बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। ऐसा नहीं होता क्योंकि लैंग्वेज जो है वो आपके नॉलेज का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो जब भी आम तौर पे एक चेयरमैन साहब जब आपसे इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जो मैंने नोट किया है वो थोड़ा सा मिक्स करके पूछते हैं, थोड़ा सा उसमें इंग्लिश का टच होता है, थोड़ा सा उसमें उर्दू का टच होता है, ताकि आप चूज़ कर लें कि आपने किस में बात करनी है। उस पहले सवाल का जवाब आप जिस लैंग्वेज में दे देंगे, आप फिर आपका अगला इंटरव्यू सारा उसी में चलेगा। मिसाल के तौर पे आपसे चेयरमैन साहब ने पूछ लिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड कैसे हैं आप, तो वो एक मिक्स सा उन्होंने कर दिया। अब आपके पास चॉइस है, आप जो लैंग्वेज चूज़ करना चाहें, और लैंग्वेज की बेस पे आपके मार्क्स हरगिज़ नहीं लगाए जाते, लेकिन आप हरगिज़ वो लैंग्वेज चूज़ ना करें जिसमें आपको अबूर नहीं है। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो इंग्लिश ज़रूर चूज़ करें। अगर आप समझते हैं कि आप अटकेंगे या कोई मसला होगा तो उर्दू चूज़ करने में कोई मसला नहीं है। तो इंट्रोडक्शन के बाद चेयरमैन साहब ने पूछा मुझसे कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने उनको अपना बताया कि मैं फ़लाँ जगह से हूँ और फ़लाँ यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आप उनको बताने के बाद उन्होंने एक छोटा सा एक डिसेंट सोबर किस्म का छोटा सा जोक क्रैक किया, जिसके ऊपर एक सोबर से स्माइल उन्होंने पास की, एक सोबर से स्माइल मैंने पास की। उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने स्टार्ट किया एफएससी के क्वेश्चंस के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने बेसिक डेफिनेशंस पूछना स्टार्ट की। बेसिकली किसी भी इंटरव्यू को कैरी करने का एक प्रोसेस ये होता है कि आप एक सॉफ्ट चीज़ से हार्ड की तरफ मूव करें, ताकि जो इंटरव्यू देने आया हुआ है वो किस माहौल से आया है, वो ट्रैवल करके आया है, कहाँ पे वो रुका हुआ है, रात उसने कहाँ वो स्टे उसने किया है, वो फ़िज़िकली रिलैक्स्ड है नहीं है, इन चीज़ों को थोड़ा सा वो फ़्लो में लाने के लिए आपको शुरू में वो आपसे सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। जिस तरह मुझसे उन्होंने रेडियन का पूछा, स्ट्रेडियन का पूछा, एक दो डेफिनेशन पूछी, ग्रेविटेशनल लॉ पूछा क्या होता है, फिर गाज़ेस लॉ पूछा क्या होता है। इसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे एक मार्कर दिया, बोर्ड वहाँ पे वाइट बोर्ड मौजूद था। उन्होंने वाइट बोर्ड पे कहा कि आप गाज़ेस लॉ अप्लाई करके एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, जो कि मैंने वहाँ पे की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत से जो है कैंडिडेट्स वो ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि इंटरव्यू में हमें साथ क्या लेके जाना चाहिए, क्या हमें फ़ाइल लेके जानी है, हमें साथ में डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो पहली बात ये कि डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे बाहर ही इंटरव्यू रूम के बाहर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और आपने साथ क्या लेके जाना है, अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं या एमएससी में आपने रिसर्च वगैरह की है, अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, आपका कोई थीसिस है, तो वो अपने साथ ज़रूर लेके जाएं।
क्योंकि फिर बहुत से क्वेश्चन आपके थीसिस में से भी होते हैं, और थीसिस में क्योंकि आपको ऑलरेडी अबूर होता है, आपने खुद एक चीज़ लिखी होती है, तो आप उनको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं अपना थीसिस लेके गया था, तो एफएससी के क्वेश्चंस और बीएससी के क्वेश्चंस के बाद उन्होंने थोड़ा सा वेव पार्टिकल डुअलिटी पे बात की, और उसके बाद वो मेरे थीसिस पे मूव कर गए और उन्होंने मेरे थीसिस में से चंद क्वेश्चन किए, और उसके बाद इंटरव्यू एंड हो गया। अच्छा, आपने कहा कि रेडियन पूछा, स्टेरेडियन पूछा, काइंडली आप बताएंगे कि आपने किस तरह से रेडियन और स्टेरेडियन को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था? बोर्ड के साथ साथ टेबल पे उन्होंने एक पेज और पेन आपके लिए रखा होता है, और बाज़ दफ़ा वो आपको कहते हैं कि जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप पेज पेन का इस्तेमाल ज़रूर करें, और ये रिकमेंडेड होता है कि आप पेज पेन का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो रेडियन तो एक सिंपल डेफिनेशन थी, एक यूनिट है एंगल को मेजर करने का, लेकिन जब स्टेरेडियन पे बात आती है ना, तो वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो उन्होंने मुझे पेज दिया, पेन दिया, और उन्होंने कहा कि आप हमें ड्रा करके बता सकते हैं स्टेरेडियन कैसे होता है। सही। तो मैंने एक फ़िज़िकल बॉक्स बनाया, एक वहाँ पे आपने ड्राइंग करने नहीं बैठ जाना, हल्की से एक मैंने बिल्कुल 3-4 लाइनें लगा के एक छोटी सी आई बनाई, और मैंने उनको बताया कि जिस तरह ये एक फ़िज़िकल बॉक्स है, 3 डायमेंशनल चीज़ है, तो ये जो एंगल इस आई के ऊपर एक डिस्टेंस के ऊपर वो बना रही है, ये आपका एक 3 डायमेंशनल एंगल या स्टेरेडियन कहलाएगा। सही, गुड। मीन्स कि आपने फिजिकल इंटरप्रिटेशन काफ़ी की है वहाँ पे। फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी 3 इंसिडेंट बता चुका हूँ। एक आपको स्टेरेडियन को पेज पे एक्सप्लेन करना, फिर गाज़स लॉ को बोर्ड पे एक्सप्लेन करना, फिर ग्रेडियंट का मीनिंग जो है वो वहाँ से मार्कर उठा के उसके ऊपर एक्सप्लेन करना। तो यही चीज़ मैंने सबसे पहले आपको बताई कि आपके एक्सप्रेशन, फिज़िकल बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए। जैसे कि आपने काफ़ी जो आपके सामने चीज़ें थी लाइक पेंसिल, मार्कर, आपने वो भी यूज़ किए, ठीक है। वो तब ही यूज़ कर सकता है कोई जब उसने अपने सब्जेक्ट पे अबूर हासिल किया हो। अगर ग्रेडियंट का पता ही नहीं है तो वो कैसे बता सकता है कि मैंने इस मार्कर को इधर इधर से हीट करना है, और इधर से हीट करूँगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ से बनेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इंटरव्यू अच्छा देना है तो आपका प्रीवियस नॉलेज या आपका उस सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे आपका प्यार कितना है, मतलब आपने उसको कितना थारोली पढ़ा है। तो अगर आप थारोली पढ़ा होगा, आपका बैक एंड पे जितना नॉलेज होगा, उतना ही इफेक्टिवली आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने सबसे पहले यही चीज़ बिल्कुल कही थी कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि जो आप एक किताब एक मंथ में कर लें, 2 मंथ में कर लें, ऐसा नहीं होता। इस पेपर से पहले इंटरव्यू या कोई भी टेस्ट वगैरह है, उससे पहले जो आप बुक्स पढ़ते हैं वो बेसिकली आपकी रिवीजन की होती है, सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आपने स्टेरेडियन का बड़ा अच्छा सा आंसर दिया। मैं समझता हूँ स्टेरेडियन का इंटरव्यू में अगर कोई पूछ लेता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन बनती है कि अब मैं कैसे एक स्फीयर बनाऊं, जो कि कॉमन एक डेफिनेशन बनी है जो कि हम एफएससी में पढ़ते हैं, वो वहाँ पे इफेक्टिवली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और जिस तरह कि आपने ग्रेडियंट को एक्सप्लेन किया, तो मैं अब ये समझ चुका हूँ कि आपका इंटरव्यू का जो आपके जो रिजल्ट था उसमें जो मार्क्स थे वो क्यों इतना गैप है बाकियों की निस्बत। क्योंकि बाकी मैं खुद भी, मतलब मैंने इसको अटेम्प्ट किया तो मैंने देखा है कि ऐसा हमने नहीं किया जैसा आपने किया। तो मेन जो वजह थी, जो काज थी, वो मुझे नज़र आ रही है। चलें, आई एम ग्लैड कि आपको काज नज़र आ गई। अदरवाइज फर्स्ट टाइम जब सिलेक्शन हुई और वो लिस्ट वगैरह आई, तो एक दोस्त ने, किसी भाई ने, मैं जानता नहीं उनको, शायद मैंने ये बात पहले आपसे शेयर की हो, तो उनका मुझे मैसेज आया कि जी अपनी डीएमसी शेयर करें, अपनी मार्क्स शीट शेयर करें। पहली बात तो ये है कि आपको किसी से डीएमसी नहीं पूछनी चाहिए, वो किसी की पर्सनल होती है। तो फिर भी मैंने उनको उसका स्क्रीनशॉट लेके वो थोड़ा सा शेयर कर दिया। तो उनका आगे से पहला सवाल मुझसे ये था कि सिफारिश किसकी दिलवाई थी। तो चले, आई एम ग्लैड कि आपको समझ आ गई कि क्यों मार्क्स ज़्यादा। आप वहाँ पे कह सकते थे कि मेरी जो सिफारिश थी, मेरी जो रेफरेंस था, वो मेरे जो मुझे रिकमेंड करने वाला था, वो मेरा नॉलेज था। बिकॉज जब आप अपने नॉलेज पे अबूर रखते हैं तो फिर आपका रेफरेंस भी वही है, रिकमेंडेशन भी वही है। तो नॉलेज से रिलेटेड मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली मैं किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हिट नहीं कर रहा, लेकिन पर्टिकुलरली मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस से बीएससी एमएससी कर रहे होते हैं ना, उनकी बुक से बहुत चिढ़ होती है। वो क्या करते हैं जी, हमें
टीचर ने ये नोट्स लगवाए थे, ये इतना मोटा था, हमने कॉपी कराया हुआ है, हमने तो यही याद किया है, यही पेपर में लिखा है और हमने तो डिग्री ले ली। इससे कभी भी आपका नॉलेज डेवलप नहीं होगा। आप जब भी कुछ सब्जेक्ट लेते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है उसकी बहुत अच्छी बुक्स हैं और ढेर सारी बुक्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी बुक्स हैं। चले फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ किया, अब आप टीचर को तो नहीं कह सकते कि हमें बुक से पढ़ाएं, उन्होंने तो जहाँ से पढ़ाना है वहीं से बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप खुद ज़ाती तौर पे अगर आप अपने सब्जेक्ट से प्यार रखते हैं, जैसा फसी साहब ने कहा कि जब तक आपको सब्जेक्ट से प्यार नहीं है आप उसका एक थारो नॉलेज नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपको प्यार है तो आप उसकी एक थारो बुक खरीदें, घर में खुद थोड़ी बहुत उसको रीड आउट करें और कभी भी ये मत देखें। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बुक पढ़ी, मुश्किल लगी, समझ नहीं आई, छोड़ दी, नोट्स पकड़ लिए। नो, डोंट डू दिस। उसको पढ़ें। अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं तो आप ये जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमें जब पहला पेपर दिया जाता है रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के लिए तो उसकी ज़रा समझ नहीं आती है। वो ऐसा ही होता है कि एक देसी सा बंदा फर्स्ट टाइम इंग्लिश में डॉन अखबार पढ़ने बैठ गया। ऐसे ही है। लेकिन ये है कि मुझे याद है मेरे जो सुपरवाइज़र थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर शकील, उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया और मैं समझता हूँ कि मेरी जितनी कामयाबी है वो MSc के बाद उनका बहुत एक पार्ट है उनमें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि फ़र्स्ट रिसर्च आर्टिकल उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने मुझे कहा कि इसको एक दफ़ा पढ़ो, इनमें से जो जो वर्ड नहीं आते उनको एक पेज पे लिख लो, उनको गूगल करो, दूसरी दफ़ा फिर वही पेपर पढ़ो। ये नहीं करना कि एक पेपर भाई आज के पूरा दिन में मैंने एक ही पेपर पढ़ा है, मैं तो प्रोग्रेस नहीं कर रहा। नो, यू आर डूइंग प्रोग्रेस। एक पेपर पढ़ें, उसके वर्ड्स लिखें, उनको सर्च आउट करें, उसी पेपर को दोबारा पढ़ें और देखें कि क्या पहले की निस्बत अब आपको ज़्यादा समझ आई है। फिर वर्ड्स देख ले, कुछ नहीं समझ आया, उसको 3-4 दफ़ा पढ़ें तो आपकी एक रवानी बन जाती है। बुक्स का भी यही होता है कि आप थॉरो बुक्स जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको पढ़ें, नहीं समझ आती कोई बात नहीं, आप आगे गुजर जाए। एक पैरा नहीं समझ आया, एक बात नहीं समझ आई, उस पर अटके नहीं, आगे बढ़ जाए। बाकी दूसरी एक बात ये भी है ना कि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग नोट्स की बात करते हैं ना कि मेरे पास नोट्स हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो पहली बात तो ये है कि अगर हमने बुक से नोट्स बना लिए हैं तो हमने लेट्स सपोज बुक का नॉलेज जो है लेट्स सपोज 100% है, उसको हमने पहले से शॉर्ट कर दिया। लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं 60% पे आ गए और उस 60% में से आपको उसका 50% याद रहता है। उसमें से आपने 60% तो पहले पढ़ा है और याद आपको 50 से 40% रहेगा, और जब आप लिखने बैठोगे या किसी को बताने बैठोगे तो 30 से 20% आपके पास नॉलेज है। तो आप एट द फर्स्ट प्लेस ही उस जो आपके पास सोर्स है, मेन सोर्स है, उसी को आपने शॉर्ट कर दिया। तो मैं इसके टोटली मतलब खिलाफ था कि आप नोट्स को फॉलो करो, पहली बात। और ये बात आप भी कर रहे हैं कि आप नोट्स को कभी फॉलो ना करो, क्योंकि आप मास्टर कर रहे हो और मास्टर में आप नोट्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप टीचर्स को नहीं कह सकते, लेकिन सर यूट्यूब, आपके पास OCW जो MIT का ओपन कोर्सवेयर है, वहाँ पे आपके पास काफ़ी कोर्सेज हैं जो आपके क्वालिटी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं और वो बुक्स रिकमेंड करते हैं, आप उनको फॉलो करें। अगर आपको टीचर की समझ नहीं आती आप उसको फॉलो करें, क्योंकि अब तो मैं समझता हूँ अब कोई कहता है कि मुझे टीचर अच्छा नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है, टीचर अवेलेबल हैं, अब आपने खुद देखना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। ऐसा ही है, ऐसा ही। लास्ट बात जो मैं यहाँ पे करूँगा इंटरव्यू के हवाले से, कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है? कॉन्फिडेंस जो है ना, इंटरव्यूअर आपका, फिर मैं एक बात पीछे से रिपीट करूँगा कि इंटरव्यूअर वहाँ पे आपका सिर्फ नॉलेज नहीं चेक कर रहा, सिर्फ नॉलेज नहीं चेक, उसने देखना है, उसने सिर्फ ये नहीं देखना कि इस बंदे को फिज़िक्स आती है या नहीं, उसने ये भी देखना है कि हम इसको किस लिए हायर कर रहे हैं। वो आपको हायर कर रहे हैं क्लास में खड़े होके, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपके सामने ढेर सारे एक लार्ज क्लास बैठी होती है, उसको आपने डील करना है। और आप अगर आप ख़ुद ग्रेजुएट्स हैं और कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका जब वो आप वहाँ से पास आउट हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ एक हेल्दी और स्ट्रांग और हार्ड एनवायरनमेंट होता है क्लास के हवाले से। मुझे याद है, मैं यहाँ थोड़ा सा शाय फील करूँगा ये एक्सप्लेन करते हुए कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट कॉलेज में गया, मैं प्राइवेट कॉलेज में था पहले, सुपीरियर कॉलेज में। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो वहाँ पे जब मैंने तादाद देखी तो छोटी सी क्लास थी हमारी और 70 से ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। तो मैं वहाँ पे रोना शुरू हो गया।
एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट। अच्छा। तो वहाँ पे फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कंटीन पे लेके गए, उन्होंने कहा नहीं आप, मैंने तो कहा मैं छोड़ दूंगा ना। सही। उन्होंने मुझे कहा नहीं आप 1 वीक हमारे लिए रुक जाएं, फिर नामुनासिब लगा तो छोड़ देना। सही। तो वो 1 वीक के बाद फिर वो सारा हो गया। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि उस एक लार्ज क्लास को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो इंटरव्यूअर ये भी देख रहा है कि आप क्लास में रोएंगे तो नहीं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप लोगों को डील कर सकते हैं। आप स्टूडेंट के बाज़ दफ़ा अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं और बीच में शरारती भी होते हैं। कोई आप पे कमेंट पास करता है, कोई शरारत करता है, उसको आप किस तरह से डील करेंगे, आप नर्वस होंगे क्लास एनवायरनमेंट में या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंटरव्यूअर जज कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, आपको जो क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली आता है उसको आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। जो नहीं आता उसको आप गलत कभी एक्सप्लेन। मैं भी आपसे पूछने वाला था कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका आपको आंसर नहीं आता, तो क्या ऐसे वेज हैं जिनसे आप नो भी करें, मीन आपने गलत तो आंसर करना नहीं है, नो भी करें लेकिन एक रॉन्ग इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट ना जाए, वो क्या वे है? तरीकाकार ये होता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, बस आपके जहन से निकल गई है, तो आप इंटरव्यूअर को कह सकते हैं कि काइंडली सर आप मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं इस पर 1 लम्हा सोच लूँ। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ समझी जाती है। बिल्कुल ऐसी। और अगर आप समझते हैं कि ये आपने उसने ऐसी चीज़ पूछ लिया जो आपने लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुना है या आपको बिल्कुल नहीं आती, तो आप सिंपली माजरत कर सकते हैं कि सर आई डोंट नो अबाउट दैट बट आई शैल सर्टेनली सर्च दिस आफ्टर आई गेट होम आफ्टर दिस इंटरव्यू। और ये भी बड़ी परफेक्ट बात है। हाँ जी, क्योंकि नहीं पता होना ये कॉमन सी चीज़ है, मतलब लाजमी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पता है। हाँ जी, क्योंकि लेकिन अगर आप हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटियों एक डाइवर्स कल्चर है। बिल्कुल। गुजरात यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी है, डीएफटी है। कायद आज़म की बात करें, वहाँ पे कॉस्मोलॉजी, हाई एनर्जी, पार्टिकल फिजिक्स भी है। वहाँ तो बहुत सारी फील्ड है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ एक स्पेसिफिक चीज़ में होती हैं, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रही होगी, तो इंटरव्यूअर को भी इस बात का पता होता है कि इस स्टूडेंट ने, ज़रूरी नहीं है जो मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ वो पढ़ा हो। तो इस इंटरव्यू को और इस सेशन को एंड करते हैं। समराइज़ कर देता हूँ रिटन टेस्ट के बारे में और इंटरव्यू की पूरी जो डिटेल सर ने हमें डिस्कस किया। तो फर्स्ट ये कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर जैन महमूद साहब, वो ये कहते हैं कि अगर आपने रियल टाइम कॉन्सेप्ट लेना है तो आपको बुक्स को फॉलो करना चाहिए, स्पेशली जो आपके पास ओ लेवल या ए लेवल की बुक्स हैं। और फिर अगर आपने मास्टर और एमएससी में नोट्स पढ़े हैं तो अब आप बुक्स को फॉलो करें, और एक बार नहीं समझ आती तो 2 बार पढ़ें, 2 बार नहीं तो तीसरी बार पढ़ें, तो आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रही तो काफ़ी ऐसे क्वालिटी लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, स्पेशली स्टैनफोर्ड के, OCW के, उनको आप फॉलो कर सकते हैं और रियल टाइम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। लाइक क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, उन सारे टॉपिक्स को आप यूट्यूब पे कवर कर सकते हैं। तीसरी बात जो इंटरव्यू के हवाले से है, इंटरव्यू में आपने आंसर्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है, जैसे कि सर ने डाइवर्जेंस का बड़ा मज़े का और बड़ा इम्प्रेसिव आंसर दिया था, लेकिन सिंपल सा भी आंसर हो सकता था जो कि शायद मेरे जैसा एक बंदा देता कि डाइवर्जेंस क्या है जी, डेल टी है, मतलब टेम्परेचर का डाइवर्जेंस डेल टी है। तो ये भी एक बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, लेकिन ये इफेक्टिव आंसर नहीं है। तो कोई भी आंसर देना है तो उसको इफेक्टिवली डिलीवर करना है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो ज़ुबान है, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसके साथ आपकी मैच कर रही हो, वो सिंक्रोनाइज्ड हो। तो ये इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू में आपके पास टाइम कम है, 8 से 15 मिनट होंगे हार्डली। उसी टाइम के अंदर आपने क्वेश्चन को बड़े इफेक्टिवली आपने डिलीवर करना है, और वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास बैकग्राउंड पे नॉलेज होगा और आपने प्रिपरेशन की होगी। 1 से 2 मंथ में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसको पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन आपका प्रीवियस नॉलेज उसमें इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में वो बात कर रहे हैं कि मैंने बाय पैशन इस फील्ड को चूज़ किया है, और हम होप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारा एजुकेशन सेक्टर भी बाकी कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करेगा और हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और हमारे स्टूडेंट्स एक दिन आएगा वो एक्चुअल में और परफेक्टली, जैसे रियल टाइम हम कह सकते हैं, कंट्री को सर्व करेंगे। हम ऐसे क्वालिटी एजुकेशन देंगे और हमारे पास जो स्टूडेंट प्रोड्यूस होंगे वो भी इस काबिल होंगे कि रियल टाइम अपनी कंट्री को सर्व कर सकें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।
मिस्टर जैन महमूद साहब से भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक स्पेशल और अपना कीमती वक्त है वो हमारे लिए निकाला और अपने जो कीमती राय थी उसके साथ आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।